हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है ग्रुप 14 एलिमेंट कार्बन फैमिली। हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में एस ब्लॉक एलिमेंट देखा है और 13 ग्रुप एलिमेंट है वो भी देख लिया है। आज हमने लास्ट क्लास में बोरेन्स भी देखा है। आई होप आप लोगों ने वो टॉपिक्स रिवाइज किए होंगे। नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक 14 ग्रुप एलिमेंट। तो देखिए 14 ग्रुप एलिमेंट मतलब कार्बन फैमिली हम जिसे कहते हैं उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं: कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। ये टिन और लीड मतलब Sn और Pb, इसके ओरिजिनल क्या नाम है ये आप सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके नाम बताऊंगी। आप ये होमवर्क समझो कि आपको इनके ओरिजिनल नाम जो है वो सर्च करना है। Sn और Pb को हम टिन और लीड कहते हैं, बट उनका सिंबल Sn और Pb है। इनका एटॉमिक नंबर हम देख लें 6, 14, 32, 50 एंड 82। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन का हमको पता है हीलियम 2s2 2p2। अभी ये हीलियम कैसे आया आप लोगों को पता है, हमने ये भी पिछले क्लासेस में देखा है 1s2 2s2। मतलब ये जो इनर्ट गैस होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, इसलिए हम यहाँ पर कोई उसके पहले का जो इनर्ट गैस होता है वो लेकर आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल का होता है हम वो यहाँ पे बताते हैं। ठीक, यहाँ पर नियॉन 3s2 3p2, यहाँ पे अर्गॉन 3d10 4s2 4p2। यहाँ पे देखो d ऑर्बिटल आने की वजह से है ना प्रॉपर्टीज़ में ऐसा माइल्ड चेंज आपको देखने मिलेगा। जैसे कि हम बोलते हैं डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज़ होता है डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे आप लोग एक ध्यान रखें कि हमने पहले भी देखा था कि d ऑर्बिटल आने की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रेगुलर चेंज दिखाती है वो रेगुलर चेंज ना रहते हुए उसमें कुछ ग्रेजुअलिटी या फिर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है और इरेगुलर मैनर हो जाता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है पांचों एलिमेंट का। ठीक है, अभी सबसे मेन बात कि यहाँ पे हम पहले देखेंगे हमारा जो फेवरेट है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो कार्बन जो है, कार्बन तो गैस है आप लोगों को पता है, तो ये इतना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर नहीं दिखाता है ना। कार्बन जो है वो प्योर नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। और यहाँ पे अपने को पता है जो टिन और लीड है, टिन और लीड मेटालिक कैरेक्टर दिखाते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम हम मेटालॉइड्स में गिनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजेस। रीज़न भी आपको पता है, रीज़न कैसे समझना है। हमने कहा था कि डाउन द ग्रुप जो साइज़ है इंक्रीज़ होती है, डाउन द ग्रुप हमारी साइज़ इंक्रीज़ होती है। अच्छा, साइज़ इंक्रीज़ होने से सेंट्रल मेटल जो सेंट्रल न्यूक्लियस है वो और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे कार्बन से लेके तो लीड तक के, तो लीड का साइज़ बहुत बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ हो जाएगा। और हमको पता है कि हमारे मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे वैसे हमारा नॉन मेटालिक से मेटालिक कैरेक्टर वो इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जर्मेनियम बहुत ज़्यादा मेटालिक, जर्मेनियम सिलिकॉन से ज़्यादा मेटालिक है, टिन जर्मेनियम से ज़्यादा मेटालिक है, और कार्बन फैमिली में सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन है तो वो लीड है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, मेटालिक कैरेक्टर देख लिया। अभी नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी जो है जो हम हमेशा पढ़ते हैं वही सब रिपीट है, जस्ट अभी उसको पर्टिकुलर फैमिली के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। वो है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। इस पर हमने एक स्पेशल क्लास ली थी। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, धीरे धीरे नीचे जाओगे तो वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का और आउटर इलेक्ट्रॉन का कम हो रहा है। उसके वजह से आयनाइजेशन एनर्जी मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या लगने वाली है वो कम होगी डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ये जैसा हमने जनरल ट्रेंड पढ़ा था वैसे ये ग्रुप में वो वही है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो डिक्रीज होगा, ये जो ट्रेंड है ये इरेगुलर, जो मैंने अभी बोला था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तब देखो d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल आ गया है। तो यहाँ पे जो डिक्रीज का ट्रेंड है वो इरेगुलर मैनर में हो जाएगा। इरेगुलर मैनर में हो जाने का रीज़न क्या है, क्योंकि d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट उसमें आता है।
फिर उसके वजह से वो फिलिंग में डिफरेंस आ जाता है। ये सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है। आप लोग पहले का वीडियो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वीडियो जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दा यही था कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, लेकिन वो इरेगुलर मैनर में होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल आता है तो ये मैनर इरेगुलर हो जाता है। इसका डेटा भी है जैसे, बट वैसे डेटा का कुछ काम नहीं है, आपको ज़्यादा दिमाग को त्रास देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अभी आप इम्पॉर्टेंट जो है कार्बन फैमिली में वो आता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो भाई, मेरे हिसाब से तो पढ़ाई करने के टाइम पे जो ज़्यादा लर्न करने की चीज़ें होती है ना, उससे अपने दिमाग को टेंशन देने का नहीं। लर्न करना है, ऐसे ज़रूर मतलब ऐसे नहीं कि लर्न नहीं करना है, लर्न करना है, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल ऐसे नंबर है, बहुत सारे 8-10 नंबर है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ये है, इसकी फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो वो नंबर वैसे भी आपको कोई एग्जाम में पूछता नहीं है, और वो डेटा जो है वो एक्सपेक्टेड भी नहीं होता है। आपके जो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट्स ही चेक किए जाते हैं रादर देन डेटा। तो इसलिए भले ये इनऑर्गेनिक में आपको थोड़ा सा लर्निंग है, नॉट ऐसे हम नहीं कह सकते हैं, बट स्टिल इतना ज़्यादा जिसमें लर्निंग है तो वो आपको खुद ही समझना चाहिए कि ये उसमें एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड नहीं है कि आयनाइजेशन एनर्जी इसकी वैल्यू क्या है किलो जूल पर मोल में, इतना आपको कोई नहीं पूछता। ओके, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखो, इसका जनरल हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखते हैं, NS2 NP2। अच्छा, अभी NS2 NP2 मतलब अपने सादे भाषा में क्या हो गया भाई, ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है ना, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दे सकता है, ठीक है। तो अभी प्लस ये जो सभी मेंबर्स है इस ग्रुप के, ये क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर प्लस मतलब 6 यहाँ पे अगर ऐसा होता NP4 होता तो क्या होता कि भाई वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर सकता है, बट यहाँ पे तो 4 उसको देना भी नहीं पड़ेगा, 4 लेना भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो फिर वो क्या करता है, क्योंकि सामने वाला थोड़ी ना कोई 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यही 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है तो सामने वाला भी नहीं लेगा, है ना। तो इसलिए ये क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन प्रीफर करता है ना। आप लोगों ने 10th क्लास में, ये तो बहुत मतलब जूनियर क्लास में 7th 8th से हम लोग पढ़ते आए हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग वो प्रीफर करने का रीज़न आप लोगों को समझ आ गया। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी होगी, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन 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 के ऐसी बहुत सारी चेन बनती है ना। ये 10th क्लास में हम लोगों ने देखा है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स विथ वेरियस ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये 14 ग्रुप एलिमेंट या कार्बन फैमिली के एलिमेंट टेट्राहेड्रल कोवैलेंट बॉन्ड्स अटेन करना पसंद करते हैं, और ये टेट्राहेड्रल कोवैलेंट बॉन्ड्स बना के भी उनका कॉन्फ़िगरेशन तो इनर्ट होता है। देखो भाई, केमिस्ट्री में हर एक एलिमेंट का क्या है कि उसका सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, उसका खुद का जो एनर्जी है वो कम होना चाहिए, सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। वो कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना के भी तो वैसे ही हो रहा है ना। तो कार्बन और सिलिकॉन जो है वो स्पेशली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। दे कैन लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि मैंने अभी 1 मिनट पहले बोला कि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देकर वो क्या बनाते हैं भैया, तो वो बनाते हैं, अगर कार्बन ने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिया तो उसको हम कार्बाइड्स बोलते हैं, राइट। और सिलिकॉन ने +4 दिया तो उसको बोलते हैं सिलिकेट्स। ये कार्बाइड्स और सिलिकेट्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। तो ये देखो, ये हमने कौन सी देखी, इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। थोड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट पर भी हम ध्यान दे दें। जैसे कि हमने बोला था 13 ग्रुप एलिमेंट जब हम पढ़ रहे थे, तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ज़्यादा फेवरेबल होता है। वो भी अगर आपको याद नहीं है तो आप 13 ग्रुप एलिमेंट वाला वीडियो देख लेना एक बार। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि कार्बन और सिलिकॉन जो है वो हमने देखा कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अभी बात रही जर्मेनियम, टिन, लीड, ये क्या करते हैं, तो ये +2 +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +2 किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक। तो अभी जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है
ये इसकी बनाने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम हो जाती है और +2 की बढ़ जाती है जर्मेनियम से लीड में, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे। रीज़न भी हमने देखा इसका क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप एक बार उस वीडियो में जाके देख लेना। इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट का बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पे एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे। बट अगर आपको बेसिक जानना है इनर्ट पेयर इफेक्ट का तो वो 13 ग्रुप एलिमेंट में ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। तो अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देना प्रेफर करता है। बट स्टिल देखो अभी यहाँ पर क्या चीज़ है, जो जर्मेनियम 2+ है और टिन 2+ है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे का रिडक्शन करवाना, खुद का ऑक्सीडेशन करवाना, मतलब खुद के पास से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना, खुद के इलेक्ट्रॉन लूज करना। खुद के इलेक्ट्रॉन लूज करके वो फिर क्या करेंगे, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये फिर से जर्मेनियम 4+ बन गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये फिर से Sn2+ बन गया, है ना। तो फिर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोल के एक्ट करते हैं। और जैसे ही ये इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये इसमें स्टेबल होते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये इसमें एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है अच्छे, मतलब इनके साथ अगर कोई ऐसा स्पीशीज़ डाला गया कि जो रिडक्शन करने को तैयार है तो ये रेडियली खुद के इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। भैया एक तो ये मेटल है, मेटल तो अपने इलेक्ट्रॉन देना कभी भी पसंद ही करता है ना। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे और इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद में क्या करेंगे, तो फिर से 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अटेंड कर लेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली लीड में, अभी ये हमने जर्मेनियम और टिन देख लिया, अगर हम लीड की बात करें, ठीक है, लीड की बात करें तो इसमें ऐसे बोला गया है, द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज सो मार्क्ड दैट द डाई पॉजिटिव स्टेट इज मोर स्टेबल दैन टेट्रा पॉजिटिव स्टेट। इसमें डाई पॉजिटिव स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। जैसे हमने बोला कि नीचे नीचे जाके इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ने की वजह से +2 बनना शुरू हो जाता है और लास्ट में एकदम, अभी देखो ये जो है हमारा लीड, ये लास्ट वाला है, तो अभी लास्ट में इनर्ट पेयर इफेक्ट तो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। हमने क्या बोला, जैसे जैसे नीचे जाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ने की वजह से जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसने +2 बनाना शुरू कर दिया और वो उसमें +2 में रहना खुश हो गया। अभी हमने क्या देखा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, इतने हमारे एलिमेंट थे। इन्होंने +4 दिया, इन्होंने +4 दिया, इन दोनों की छुट्टी हो गई। लेकिन ये है ना मॉडरेट स्टेट में, ये +4 भी देते हैं, +2 भी देते हैं, +4 भी देते हैं, +2 भी देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट रहने की वजह से +2 बनाने के बाद वापस +4 बनाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 तो बन गए, लेकिन स्टिल रिड्यूसिंग एजेंट रहने की वजह से फिर से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और +4 बन जाते हैं। लेकिन ये जो भाई है हमारे आखिरी वाले, ये स्ट्रॉन्ग इनर्ट पेयर इफेक्ट को फेवर करते हैं, मतलब ये Pb+2 में ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब अभी ये अगर Pb+2 में ज़्यादा स्टेबल है तो ये Pb4+ में एग्जिस्ट नहीं करते क्या? जी नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो कार्बन फैमिली है, वो 4+ तो देगा ही देगा, वो तो उसका बेसिक नेचर है। बट वो +2 में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से स्टेबल है, तो वो कैसा दिखेगा अगर हमने Pb4+ उसके बेसिक नेचर के हिसाब से बनाया। तो ये क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे वो जर्मेनियम और टिन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट थे, मतलब खुद के इलेक्ट्रॉन दे सकते थे, दूसरे को रिड्यूस कर सकते थे, दूसरा उसके पास से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था, ठीक है। अभी ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है भाई, ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब खुद दूसरे से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन, है ना। दूसरे का ऑक्सीडेशन कब होगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये कोई तो भी X एलिमेंट है, ये X एलिमेंट ने क्या किया, X एलिमेंट ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए। बाहर फेंक देने से क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, Pb4+ ने। अभी जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4+ चार्ज है इस पर, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 4+ मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रल करवा के 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करवा के इसका चार्ज बना देंगे Pb2+,
है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ मोर स्टेबल है, तो इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा गया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 4+ से 2+ बना सकता है। वहाँ पे हमने बोला था कि वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे के 2+ से 4+ बना सकते हैं, है ना। ये -2 इलेक्ट्रॉन मतलब इनसे 2 इलेक्ट्रॉन दे के 2+ से 4+ बना सकते हैं। ये तो हमने देख ली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात। इसमें एक निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करती है। अब आप बोलोगे ये कैसे एग्जिस्ट हो सकती है भाई निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कार्बन 4+ को हमने कार्बाइड बोल दिया, है ना, सिलिकॉन 4+ को सिलिकेट्स बोल दिया, तो इसमें कार्बन 4- भी एग्जिस्ट करता है, C2 2- भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? देखो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो बहुत कम मतलब ऐसे लो है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हमको पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपैरेटिव टू अदर एलिमेंट्स कम है, मतलब कार्बन फैमिली की, है ना। तो उनकी जो टेंडेंसी है, वैसे तो वो निगेटिव आयन उन्होंने नहीं बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो बनाते हैं बहुत से कंपाउंड्स में। देखो जैसे कंपाउंड्स के मैं एग्जांपल दे दूँ, Be4 2+, C2 4-, मतलब ये वाला Be2C, ये वाला एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है वो अपने निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। साथ में ही एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4 3+, C3 4-, ठीक है, ये भी एक निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। साथ में Ca2+, C2 2-, ये भी निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। तो हमने क्या नई चीज़ देखी? हमने पहले तो कुछ नया सीखा ही नहीं था, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक कैरेक्टर, ये सभी आप लोगों को अच्छे से पता है, ये सभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने नया क्या देखा कि ये प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। ये बात समझने वाली है। ओके अभी मैंने आपको कुछ मिनट पहले कार्बाइड C4+ बोला क्या? सो सॉरी, C4-, Si4-, ये कार्बाइड्स और सिलिकेट्स होते हैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये था कि कार्बन और सिलिकॉन जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जो उनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, वो भी एक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का पार्ट है। बट जो कार्बाइड और सिलिकेट होते हैं ये पर्टिकुलरली C4- और Si4- होते हैं, ये आप ध्यान में रखें। सो सॉरी, मैंने 4+ को कार्बाइड बोल दिया था, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा, हमको देखना है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। देखिए डायमंड और ग्रेफाइट ये जो दोनों है ना, ये मतलब किसी ने कार्बन पढ़ा और डायमंड और ग्रेफाइट पढ़ा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो कमिंग टूवर्ड्स और पॉइंट, जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये दोनों क्रिस्टलाइन मॉडिफिकेशंस है कार्बन के, है ना। तो जो डायमंड होता है वो 4 अदर कार्बन से, इसमें का एक कार्बन 4 अदर कार्बन से कोवैलेंटली जॉइंड होता है। ये हम पर्टिकुलरली डायमंड की बात कर रहे हैं। डायमंड में ऐसे होता है, जो हर एक कार्बन है वो टेट्राहेड्रली बॉन्ड होता है दूसरे 4 कार्बन से, मतलब ये कार्बन भी फिर से 4 कार्बन से बॉन्ड होगा, ये कार्बन भी फिर से 4 से होगा, ऐसे डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है। और हर एक कार्बन जो है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है, ठीक है। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है। आपने डायमंड देखा होगा तो आपको एक 3D स्ट्रक्चर उसमें दिखेगा, आप इमेजिन करिए। और ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है, ये डायमंड होता है। अभी इसमें का हर कार्बन का जो CC बॉन्ड डिस्टेंस है ये होता है 154 पिकोमीटर। वी आर टॉकिंग अबाउट डायमंड, राइट। तो ये 154 पिकोमीटर है। और दूसरी बात, इसको जो ब्रेक करना है ये नियर टू मतलब इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है
और नेचुरल कंडीशंस में तो इसको मतलब रप्चर करना नथिंग, मतलब इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाईएस्ट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3700 डिग्री सेल्सियस। आप सोचो पानी का ही मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो 3700, बाप रे, बहुत बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसी के वजह से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो वाइब्रेशनल एनर्जी है पर्टिकुलर कार्बन बॉन्ड की, वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी कि भाई वो बॉन्ड ही ब्रेक कर दे, है ना। मतलब अपन क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल को अगर हमें ब्रेक करवाना है, दो वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन बॉन्डी है उसको अगर हमें ब्रेक करवाना है, तो हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड में वाटर जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, उनका डिस्टेंस जो है वो कम कम होते जाता है, दैट इज़ बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते जाता है। लेकिन यहाँ पे तुम कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, वो जो बॉन्ड ब्रेक की कंडीशन है वो इतने जल्दी तो आने ही वाली नहीं है ना। तो ये हो गया डायमंड का एक बेसिक। अगर ग्रेफाइट की बात करें तो जैसे डायमंड 3D था, ग्रेफाइट जो है वो 2D है, और इसमें कार्बन जो है वो 3 वैलेंसी फुलफिल करता है। जैसे इसने चारों कार्बन के साथ बॉन्ड किया था ना, तो ये ऐसे नहीं करता, ये 3 कार्बन के साथ करता है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये खाली रहता है। इसके वजह से इसको ऐसे भी बोलते हैं कि हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। मतलब हम लोग ऐसे कहते हैं कि ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न समझ में आया? क्या रीज़न है कि ये 4 से बॉन्ड करता ही नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे ही फ्री होता है, अनपेयर्ड होता है। इसके वजह से ये, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहने की वजह से वो ट्रैवलिंग करता है ना। ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, वो भी सेम प्लेन में। इसका स्ट्रक्चर 3D नहीं है जैसे डायमंड का 3D था। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये भी बात आप ध्यान में रखो। ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे लेयर्स होती है एक के ऊपर एक, जैसे बेंजीन होता है ना, ये ऐसे बेंजीन के जैसी लेयर्स होती है। मैं आपको ड्रॉ करके समझाने का ट्राई करती हूँ। अगर ये एक लेयर हो गई, फिर यहाँ पे एक ऐसी दूसरी लेयर आएगी ग्रेफाइट की, मतलब ऐसा लेयर 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 मिलके ग्रेफाइट बनता है। ये तो कार्बन 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 हो गए, तो ये 2 कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है ये होगा 142 पिकोमीटर। वहाँ पे कितना था, 154 पिकोमीटर, है ना। और ये वाला जो हर एक लेयर के बीच का भी डिस्टेंस होता है, इसके नीचे और एक लेयर होगी, उसके नीचे और एक लेयर होगी, तो ये लेयर का जो डिस्टेंस है ये नियर अबाउट 335 पिकोमीटर होता है। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्टेंस देख लिया। ये 2D स्ट्रक्चर होता है, और सबसे मेन बात कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, जो इसमें शीट्स है या फिर ये जो लेयर्स है, ये लेयर्स एक वीक वंडरवॉल फोर्स है। ये वाला जो हमने डिस्टेंस बोला ना, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, ऐसे बॉन्ड नहीं है कि ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है, जी नहीं, वो बॉन्ड नहीं है, बट वो ऐसी पकड़े हुई क्यों है, एक साथ जॉइंट क्यों है, तो उनमें वीक वंडरवॉल फोर्स है, एक वीक फिजिकल फोर्स है, उसके वजह से वो एक दूसरे के साथ लेयर लेयर में बनी हुई है। तो ये एक वीक फोर्स रहने की वजह से एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर ये देता है। जैसे डायमंड में कैसा था कि बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांगली हेल्ड थे, हर एक बॉन्ड एक दूसरे के साथ में, लेकिन यहाँ पे ये जो लेयरी स्ट्रक्चर के बीच में जो वीक वंडरवॉल फोर्स है, इसके वजह से हमारा ग्रेफाइट जो होता है वो समवॉट सॉफ्ट होता है, ग्रीजी होता है ना। और हम इसको कहते हैं कि इसके पास लुब्रिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक भी है। वंगड़ जालाभंटो, वंगड़ जो रहता है लुब्रिकेशन, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक हमको ग्रेफाइट में पाया जाता है। अभी आज का हमारा अगला पोर्शन है कार्बाइड्स। तो कार्बाइड्स मतलब कि C4-, लेट मी क्लियर। अभी ये जो कार्बाइड्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक आयोनिक कार्बाइड, जिसको ही सॉल्ट लाइक कार्बाइड भी कहते हैं। सेकंड होता है कोवेलेंट कार्बाइड, और लास्ट होता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। ये एक एक का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाती हूँ। अभी देखो, अगर ये जो कार्बाइड को मुझे डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे, ये एक बाइनरी कंपाउंड है। कार्बाइड्स जो है वो बाइनरी कंपाउंड्स हैं, किसके, कार्बन के। ये कार्बन के बाइनरी कंपाउंड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, या फिर
मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऐसे जो कंपाउंड्स है उसको हम कार्बाइड्स कहेंगे। ठीक, अभी देखो ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड के एक मतलब इनको कार्बाइड ऐसे स्पेशली क्यों डाला, क्योंकि इसके सच में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है इसलिए। अभी सबसे पहले आयनिक कार्बाइड्स जो है इसकी हम बात करते हैं। आयनिक या सॉल्ट लाइक, मतलब कि ये जो आयन्स बनाते हैं इनके साथ ये बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि हमारा 1A और 2A ग्रुप के लोग हो गए, लोग क्या एलिमेंट्स हो गए, साथ में कॉपर फैमिली हो गई, कैडमियम हो गया, जैसे कि 3A वाले कुछ एलिमेंट 3A वाले और 1A 2A के, मतलब जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन लोगों के साथ में जो कार्बाइड जो C2 बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ में, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया ना, इनके साथ में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक कार्बाइड्स। इन्हीं को ऐसे कहते हैं कि एसिटाइलाइड्स, ACETYLIDES इसका ही दूसरा नाम है। जब ये आयनिक कार्बाइड बनाते हैं इसी को एसिटाइलाइड्स कहते हैं। क्यों ऐसे कहते हैं भला? क्योंकि जब ये पानी के साथ रिएक्शन देता है, जब ये पानी के साथ ये कार्बाइड जो है वो पानी के साथ जब रिएक्शन देंगे तब ये एसिटाइलिन बनाएंगे। देखो आपको बताती हूँ, Na2C2 ये हो गया हमारा एक आयनिक कार्बाइड, इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाया, हमको मिलेगा 2 NaOH प्लस साथ में C2H2। C2H2 क्या है हमारा? एसिटाइलिन है। साथ में CaC2 प्लस H2O, CaOH/2, फिर से अपने को एसिटाइलिन मिलेगा, इसीलिए इसको एसिटाइलाइड्स भी कहा जाता है। अभी देखो अगर किसी कार्बाइड ने बेरिलियम के साथ बनाया, मतलब कि Be2C है, Be2C है, या फिर एल्यूमिनियम कार्बाइड है हमारा Al4C3 है, इन लोगों ने अगर पानी के साथ में रिएक्शन दी 4H2O, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा BeOH/2 और साथ में CH4, क्या निकला है बाहर? मीथेन गैस निकला है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 4AlOH/3 साथ में निकलेगा फिर से मीथेन गैस, तो इसको बोलते हैं मिथानाइड्स। तो वहाँ पे हमारा एसिटाइलिन निकला था इसलिए हमने उसको एसिटाइलाइड्स बोल दिए, यहाँ पे मीथेन निकला मिथालाइड्स बोल दिए। तो बस इसके नाम में ही सब रखा है, नाम में से ही ध्यान में आ जाता है। वैसे कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को नाम से समझ में आता है कि ये चीज़ें कैसे कैसे होती होंगी। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखने जैसी है कि जो मैंने मिथेनाइड्स बोला, एसिटाइलाइड्स बोला, ये किसके टाइप है? आयनिक कार्बाइड्स के या फिर सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स के। तो ये दोनों टाइप्स या फिर पूरा आयनिक कार्बाइड जो है वो कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, अभी सेकंड देखिए कोवैलेंट कार्बाइड्स। कोवैलेंट कार्बाइड्स में नाम से ही ध्यान में आता है कि भाई ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता हो गया, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, बोरॉन कार्बाइड हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्बाइड्स जो है वो कोवैलेंट कार्बाइड्स में आते हैं। ये कार्बाइड्स बहुत हार्ड होते हैं, एक्सट्रीमली वो हार्ड होते हैं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर मेल्टिंग पॉइंट हार्ड है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे केमिकली इनर्ट कंपाउंड्स है, केमिकली इनर्ट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अभी जैसे वहाँ पे हमने देखा था एसिटाइलिड्स, मिथेनाइड्स, वैसे ही यहाँ पे इनको बोलते हैं कार्बोरेंडम। इनका नाम है कार्बोरेंडम। ऐसे यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये क्या कहती है कि इनका जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है, और ये जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड के जैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर डायमंड लाइक होता है। हर कार्बन और हर सिलिकॉन एटम जो है वो टेट्राहेड्रली 4 एटम से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमने डायमंड में देखा कि नहीं कि हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, वैसे यहाँ पे हर कार्बन 4 सिलिकॉन से, हर सिलिकॉन 4 कार्बन से, ऐसा इसका बहुत बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये है ना, ये वाला जो कार्बाइड है ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव है, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं देगा। इवन दो इसमें आपने एसिड भी डाल दिया, मतलब कोई एसिड भी अगर डाल दिया H3PO4 छोड़ के, एक्सेप्ट H3PO4, अगर आपने कोई एसिड से भी इसकी रिएक्शन करवाई तो भी ये अनअफेक्ट होगा, कुछ इस पर फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, मतलब ये अनरिएक्टिव है। तो ये फिर रिएक्शन किसके साथ देता है? तो NaOH के साथ में, एयर के साथ में और Cl2 के साथ में, बट वो भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो
जैसे कि मैं आपको इसकी एक रिएक्शन लिख कर देती हूँ, ट्वाइस NaOH प्लस ट्वाइस O2 इट गिव्स Na2SiO3 प्लस CO2 प्लस H2O। मतलब जब इसने NaOH के साथ रिएक्ट किया अपने को ये कंपाउंड मिला, साथ में CO2 और H2O मिला। और अगर क्लोरीन गैस के साथ करवाया YCl2 हमको मिलेगा SiCl4। तो ये कार्बाइड हमने देखा कि ये बहुत हार्ड होता है, लेकिन फिर भी बोरॉन कार्बाइड जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड से भी हार्ड होता है। बोरॉन कार्बाइड इज़ हार्डर देन सिलिकॉन कार्बाइड। और ये जो बोरॉन कार्बाइड है ये इसका यूज़ भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। ठीक, अभी देखो इंटरस्टिशियल कार्बाइड, अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। तो जैसे हमारे लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स होते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स के साथ में या मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ में जो कार्बाइड्स बॉन्ड बनाते हैं इसको हम इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स कहते हैं। ठीक है, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, नियर अबाउट 3900 डिग्री सेल्सियस। आप सोचो डायमंड का ही 3700 है, इसका 3900 डिग्री सेल्सियस हो गया। कार्बाइड जो है ना ये क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, अपना फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, इन लोगों के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं। मतलब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इन लोगों के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं और ये इंटरस्टिशियल में आते हैं। जो हमारा ये दो कार्बाइड है हमारे, ये दोनों कार्बाइड जो है ये इनका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये कार्बाइड जो है इन लोगों का इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये मेटालिक प्रॉपर्टी है, और जैसे मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वैसे ये कार्बाइड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना। अभी देखो ये कंपाउंड में कार्बन एटम जो होता है वो कोई क्लोज पैक स्ट्रक्चर है। आप लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, तो सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने नाम सुने होंगे ना, CCP, HCP। तो कोई भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है इसके ऑक्टाहेड्रल होल्स को इस इंटरस्टिशियल कार्बाइड के कार्बन जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। मेटल लैटिस में ऑक्टाहेड्रल होल्स जो है वो ये कार्बन ऑक्यूपाई करते हैं, और किसी मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। मतलब इसको भी हम कह सकते हैं कि दे आर जनरली अनरिएक्टिव, और कोई पानी मतलब किसी वाटर आया या कोई दूसरे आयनिक कार्बाइड्स आए तो उससे भी इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट हाँ वो रिएक्ट करते हैं, स्लोली रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, HF या फिर HNO3 के साथ में ये स्लोली रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि कोवेलेंट कार्बाइड जो है वो किसी एसिड से एक्सेप्ट H3PO4 किसी एसिड का भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे HF या HNO3 जैसे एसिड स्लोली रिएक्शन करवाते हैं। ठीक, तो इस लेक्चर का आज का लास्ट का टॉपिक हम देखने वाले हैं फुलेरीन्स। ये फुलेरीन्स की अपने आप में एक स्टोरी है। इसका नाम फुलेरीन क्यों पड़ा, मतलब फुलेरीन जो है ये बकीबॉल नाम से भी जाना जाता है। जो पहला फुलेरीन था उसको बकीबॉल कहते थे, और इसको बकमिनिस्टर फुलेरीन भी कहा गया आफ्टर आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर, जिनको नोबेल प्राइज़ में मिला था 1996 में। तो ये फुलेरीन भाई नोबेल प्राइज़ दिला सकता है, मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो है इसमें। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली 60 कार्बन्स होते हैं। जो ये बकमिनिस्टर फुलेरीन की बात या बकीबॉल की बात की जाती है, इसमें एक स्पेरिकल केजेस होते हैं, इसमें 60 कार्बन होते हैं, इंटरलॉक हेक्सागन और पेंटागन स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अभी ये जो फुलेरीन है ये तो कार्बन से ही बना है, ये भी एक एलोट्रॉप है डायमंड और ग्रेफाइट के जैसे ही कार्बन का, लेकिन हाँ थोड़ा उनसे कम स्टेबल है, बट स्टिल इसके बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है। ठीक है, अभी इसका ग्रेफाइट से ज़्यादा मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, इसमें हेक्सागन रिंग्स पेंटागन रिंग्स भी है ना, तो ग्रेफाइट से थोड़ा मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। और जो फुलेरीन है ना बहुत सारे होते हैं, इसका जनरल फार्मूला होता है C2N। अगर N 14 से लेके 48 तक है तो C2N इसका फार्मूला होता है। अगर 40 के नीचे अगर है तो ये ऑड इवन दोनों नंबर के हो सकते हैं, मतलब कि C के साथ ऑड नंबर भी आ सकता है, इवन नंबर भी आ सकता है। लेकिन अगर ये 40 के ऊपर गए तो ये ऑलवेज इवन होंगे, जैसे कि C60 हो गया, C70 हो गया, C76 हो गया, C78 हो गया, C96 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे अलग अलग जो है अगर 40 के ऊपर गया तो वो हमेशा इवन नंबर होगा। तो ये कहाँ पर मिलता है, फुलेरीन का नेचुरल ऑकरेंस कहाँ पे है, तो ये सर्टेन रॉक्स में मिलते हैं।
और जब इसका सैटेलाइट के साथ में, मतलब सैटेलाइट का कोलिजन अगर मेटेरॉइड्स के साथ में हुआ तो C60 भी हमको मिलता है। इसके नेचुरल ऑकरेंस 2-3 टाइप से है। उसके बाद में अगर अपने को प्रिपेयर करवाना है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा ग्रेफाइट रॉड में करंट पास करेंगे और उसका जो एटमॉस्फेयर होगा, क्या कर रहे हैं, ग्रेफाइट रॉड जो है, ग्रेफाइट रॉड में करंट पास करेंगे। इसका एटमॉस्फेयर कैसे होगा, इनर्ट होगा। जैसे कोई भी इनर्ट लो आप, जैसे अर्गॉन जनरली लेते हैं इनर्ट गैस के एनवायरनमेंट में, और इसका जो प्रेशर, ये रिएक्शन के टाइम पे प्रेशर होता है वो 20 टॉर होता है। ऐसे हमको फुलरीन जब बनाना होता है तब अपने को ऐसे करवाना पड़ता है। तो इसके बाद में क्या होगा, हमने करंट पास करवा दिया, इनर्ट गैस के एनवायरनमेंट में अपने रिएक्शन करवाई, क्या होगा, एक लाइट फ्लफ़ी ऐसा एक मास मिलेगा। जो मास होगा फुलरीन सूट, फुलरीन की सूट हमको मिलेगी। ठीक है, ये जो फुलरीन की सूट है, ये फुलरीन की सूट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन में सोल्यूबल होगी, है ना। फिर इसको प्यूरीफाई किया जाएगा। ये जो सूट मिली है इसको क्रोमेटोग्राफिक मेथड से प्यूरीफाई किया जाएगा और उसको क्रिस्टलाइज किया जाएगा, कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। और ये जो क्रिस्टल है फिर ये सेपरेट और प्यूरीफाइड करे जाएंगे सब्लिमेशन मेथड से वैक्यूम में, और उसको सेपरेट करने के बाद में अपने को C60, C70 के जैसे अलग अलग फुलरीन्स मिलेंगे। अभी ये जो है फुलरीन, ये 750 डिग्री सेल्सियस पर नियर अबाउट डिकम्पोज होते हैं। और अगर C60 की मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो ये मैजेंटा कलर होता है, पिंकिश कलर होता है। मैजेंटा मतलब पिंक के जैसा, पिंकिश नहीं बोल सकते, बट वो रानी कलर भी नहीं होता और बेबी पिंक कलर भी नहीं होता, अलग ही कलर होता है, लेकिन पिंक के इसमें आता है मैजेंटा कलर। C70 का ऑरेंज कलर होता है। और जो फुलरीन है ये बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक है, उसका 3 डायमेंशनल शेप है, राउंड शेप रफली होता है, बट उसको एज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, रबर बॉल के जैसा वो होता है ना। तो ये जो C60 का अगर हमको स्ट्रक्चर देखना है, रफली स्ट्रक्चर देखना है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन ज्योमेट्री होती है। ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन ज्योमेट्री। ठीक, अभी ये ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन ज्योमेट्री में 20 हेक्सागन होते हैं, 12 पेंटागन होते हैं। ठीक है, बस फुटबॉल के जैसा ही दिखता है, फुटबॉल सामने लाओ फुटबॉल के जैसा ही दिखता है, और इसमें C सिंगल बॉन्ड C भी होते हैं, C डबल बॉन्ड C भी होते हैं। ठीक है, अभी लास्ट में अगर इसके एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो इसके फार्मास्यूटिकल में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस तो है ही, और उसके बाद में ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है पर्टिकुलर सुप्रा कंडक्टिविटी और फेरोमैग्नेटिज्म में, सुपर कंडक्टिविटी इन फेरोमैग्नेटिज्म। और साथ में जब हम प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ये कैटलिस्ट जब हम यूज़ करते हैं तो इसके साथ में सपोर्ट के लिए फुलरीन भी रहता है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और एक इसका इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि ये डायमंड फिल्म के प्रिपरेशन के लिए फुलरीन यूज़ किया जाता है। तो ऐसे हमने एलोट्रॉप्स देख लिए, कार्बन के क्या होते हैं, उसके बाद में हमने कार्बाइड्स देख लिया क्या होता है, कार्बन फैमिली पढ़ती है, नियर अबाउट कार्बन का जो पोर्शन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नया लेके मिलेंगे जल्द ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।